नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। पर्यावरण पारिस्थितिकी से चैप्टर जलवायु परिवर्तन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, इससे प्रश्नों को तैयार किया है। ये नया चैप्टर आज से शुरू किया है मैंने, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं क्या है। पहले प्रश्न में हमें सत्य कथन का चयन करना है और पहला कथन है, जलवायु किसी स्थान के लंबे समय की मौसमी घटनाओं का औसत होती है। जलवायु जो होती है वो किसी लंबे समय की जो मौसमी घटनाएं होती है उनका एवरेज होता है। पृथ्वी की जलवायु स्टैटिक नहीं है। पृथ्वी की जलवायु स्टैटिक नहीं है, ये पहला कथन। दूसरा है, जलवायु परिवर्तन सामान्यतः तापमान, वर्षा, हिम और पवन प्रतिरूप में आए बड़े परिवर्तन द्वारा मापी जाती है। जो ये जलवायु में परिवर्तन होता है इसको मापा कैसे जाता है? जो टेम्परेचर होता है, वर्षा होता है, मतलब रेन, और ये जो हिम होता है, ग्लेशियर, और ये जो पवन विंड होता है, इसका जो प्रतिरूप होता है उसमें जब चेंजेस आते रहते हैं तो उसी के द्वारा इस जलवायु परिवर्तन को मापा जाता है। और ये जो चेंजेस होते हैं इनके प्रतिरूप में, ये चेंज होने में कई वर्ष लग जाता है, और ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। पहला है, पृथ्वी के कक्षीय स्थिति में बदलाव या पृथ्वी के अक्षीय झुकाव आदि में परिवर्तन के कारण पृथ्वी को प्राप्त होने वाला सूर्यताप की मात्रा बढ़ती है। जो पृथ्वी का कक्षीय स्थिति है और कक्षीय स्थिति में जो बदलाव होता रहता है और पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है उसमें परिवर्तन जब होता है तो इससे क्या होता है, इसी से परिवर्तन से ही जो वो सनलाइट मिलता है वो उसकी मात्रा घटती और बढ़ती है, केवल बढ़ती नहीं है। ये इसमें जो है घटना और बढ़ना दोनों ही प्रक्रिया होती है। तो ये पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं, सौरिक विकिरण की मात्रा में दीर्घकालिक वृद्धि से वायुमंडल का ऊष्मन होता है। सौरिक विकिरण की मात्रा में जो लॉन्ग टाइम वृद्धि होती है, दीर्घकालिक वृद्धि होती है, इससे क्या होता है कि वायुमंडल का ऊष्मन होता है, गर्म होने लगता है और गर्म जलवायु का आविर्भाव होता है। और इससे क्या होता है, जो गर्म जलवायु होती है उसका आविर्भाव हो जाता है। सौरिक विकिरण की मात्रा में कमी से वायुमंडलीय ताप में गिरावट होती है, और जब सौरिक विकिरण की मात्रा जब कम होगी तो उससे क्या होगा, वायुमंडल में ताप में गिरावट आएगी, यानी कि शीत अवस्था का आविर्भाव होगा। और इसकी जब मात्रा बढ़ती है, दीर्घकालिक वृद्धि होती है, तो क्या होता है, गर्म जलवायु का आविर्भाव होता है। और इसकी मात्रा जब कम होती है सौरिक विकिरण की, तो तापमान में गिरावट आता है और शीत अवस्था का आविर्भाव हो जाता है। ये दूसरा कथन सही है, पहला गलत है, क्योंकि पृथ्वी के कक्षीय स्थिति में बदलाव और पृथ्वी, या फिर उसे ये बोले कि अक्षीय झुकाव में आए परिवर्तन के कारण क्या होता है, पृथ्वी को प्राप्त होने वाला सूर्य ताप की मात्रा जो होती है वो घटती और बढ़ती रहती है। ये जो है बढ़ती और घटती रहती है, ना कि केवल बढ़ती है। तो इसलिए ये पहला कथन गलत है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। हमें इसमें से असत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है, सौर कलंक की संख्या में वृद्धि होने से इनकी सक्रियता में वृद्धि होती है। जो सौर कलंक होते हैं यानी सूर्य के जो धब्बे होते हैं उनकी संख्या में अगर वृद्धि हो जाती है तो इससे क्या होता है कि इनकी सक्रियता बढ़ जाती है, और इससे सौर विकिरण की मात्रा में भी वृद्धि होती है। और इससे क्या होता है, सौर कलंक की जब संख्या यानी सूर्य पे जो धब्बे होते हैं उनकी संख्या में जब वृद्धि होगी तो ये सक्रिय होंगे, तो इससे क्या होगा, जो सौर विकिरण होगा उसकी मात्रा में भी वृद्धि होगी। इसके कारण धरातलीय सतह व उनके वायुमंडल का ऊष्मन होता है। और जब सौर विकिरण में वृद्धि होगी तो इससे क्या होगा, जो धरातल है, पृथ्वी का धरातलीय सतह है और उसकी वायुमंडल है वो भी उसमें भी ऊष्मन होने लगेगा। ये पहला कथन है। दूसरा है कि सौर कलंक की संख्या बढ़ने से सौर विकिरण की मात्रा में ह्रास किंतु वायुमंडलीय ताप में बढ़ोतरी होती है। जब सौर कलंक जो होगा उनकी संख्या जब घटेगी तो सौर विकिरण की मात्रा में क्या होगा, ह्रास होगा। बिल्कुल सही है। इससे वायुमंडलीय ताप में बढ़ोतरी नहीं होगी, ये घटेगा। इसकी वायुमंडलीय ताप जो है घटेगा, ना कि बढ़ेगा। जब सौर कलंक की मात्रा जब वृद्धि होती है, सौर कलंक की संख्या में वृद्धि होगी तो क्या होता है, सौर विकिरण की मात्रा में भी वृद्धि होता है। और उससे क्या होगा, जो पृथ्वी का धरातल है वो जो है, धरातल और पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो उसमें ऊष्मन होता है।
और इसी के उल्टा होता है कि जब इनकी संख्या जब घटती है तो पृथ्वी की जो मात्रा है, पृथ्वी सौर विकिरण की जो मात्रा होती है उसमें भी कमी होगी, और इससे क्या होगा, वायुमंडलीय ताप में भी कमी होगी, ना कि बढ़ोतरी। तो इसलिए दूसरा ही कथन असत्य है। तीसरा कथन और चौथा भी देख लेते हैं एक बार हम। ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निःसृत धूल एवं राख लघु तरंग सौरिक विकिरण के कुछ भाग को निचले क्षोभ मंडल में प्रकीर्णन, परावर्तन, अवशोषण द्वारा क्षय कर देते हैं। फल स्वरूप धरातलीय सतह पर पहुंचने वाली सौरिक विकिरण की मात्रा घट जाती है। जो ज्वालामुखी उद्गार होता है, इससे जो धूल और राख, लघु और तरंग, ये क्या करते हैं, जो सौरिक विकिरण का जो कुछ भाग होता है, जो कि निचला क्षोभ मंडल जो है, जो हमारा क्षोभ मंडल है, उसका जो निचला स्तर है, वहां पर क्या करते हैं, कुछ भाग को निचले क्षोभ मंडल में प्रकीर्णन, परावर्तन और अवशोषण द्वारा क्षय कर देते हैं। ये ज्वालामुखी उद्गार के जो धूल और राख होते हैं, तो इससे क्या होगा, जब उसको अवशोषण, इसके प्रकीर्णन और परावर्तन अवशोषण द्वारा जब इसका क्षय कर देंगे, तो इससे इसका परिणाम क्या होता है कि धरातलीय सतह पर जो पहुंचने वाली सौरिक विकिरण होती है उसकी मात्रा घट जाती है। तो ये तीसरा कथन था। चौथा है निचले वायुमंडल का ताप। निचले वायुमंडल यानी कि इसकी बात कर रहा है कि क्षोभ मंडल का जो निचला स्तर है, तो ये निचले वायुमंडल का ताप ही पृथ्वी की सतह पर मौसम और जलवायु को नियंत्रण करता है। और ये नियंत्रण करता है इसीलिए क्या होता है कि इसके कुछ भाग को जो निचले क्षोभ मंडल में प्रकीर्णन, परावर्तन, अवशोषण द्वारा, ये जो ज्वालामुखी उद्गार द्वारा जो निचले धूल और राख होते हैं, ये क्या करते हैं, इसका क्षय कर देते हैं। इसीलिए क्या होता है, धरातलीय सतह पर पहुंचने वाली सौरिक विकिरण की मात्रा घट जाती है। तो ये सभी कथन सही थे और ये दूसरा गलत था, क्योंकि सौर कलंक की संख्या घटने से सौर विकिरण की मात्रा में भी ह्रास होता है, और जब इसकी मात्रा में ह्रास होगा तो क्या होगा, वायुमंडलीय ताप में भी कमी आ जाएगी, ना कि बढ़ेगा। 1991 में फिलीपींस में पिनाटोवा ज्वालामुखी उद्भेदन से क्या हुआ था कि पृथ्वी का औसत तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। उसका कारण क्या था, यही कि ज्वालामुखी उद्गार द्वारा जो धूल और राख, लघु तरंग थे, उन्होंने क्या किया था, सौरिक विकिरण का जो भाग था, जो कि उसने क्या किया कि प्रकीर्णन, परावर्तन और अवशोषण के द्वारा उसका क्षय कर दिया, और इससे क्या हुआ कि पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौरिक विकिरण की मात्रा घट गई थी, और इसी से क्या हुआ था कि पृथ्वी का औसत तापमान जो था वो गिर गया था। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। पहला है, पृथ्वी की कक्षा दीर्घवृत्ताकार है। दीर्घवृत्ताकार है, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य की दूरी का अंतर वर्ष भर परिवर्तित होता रहता है। और जो पृथ्वी की कक्षा है दीर्घवृत्ताकार है, और सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी का अंतर वर्ष भर परिवर्तित होता है। जो सूर्य और पृथ्वी के मध्य की जो दूरी है, उसमें जो परिवर्तन होता रहता है, उसका यही कारण है। क्या? क्योंकि पृथ्वी की जो कक्षा दीर्घवृत्ताकार है, और यही कारण है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की जो दूरी का अंतर है वो वर्ष भर चेंज होता रहता है, यही कारण है इसका। दूसरा है, पृथ्वी की कक्षा में धीमा परिवर्तन अग्रगमन कहलाता है। पृथ्वी की कक्षा में जो धीमा परिवर्तन होता है वो अग्रगमन कहलाता है। यह ताप में वृद्धि तथा कमी दोनों के लिए उत्तरदायी होता है। ये टेम्परेचर का जो टेम्परेचर में जो वृद्धि होती है और कमी होती है, उसके लिए यही उत्तरदायी है, जो धीमा परिवर्तन है इसका। और जो जलवायु परिवर्तन का भी कारण है, और यही जलवायु परिवर्तन का भी कारण है। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। महाद्वीपीय विस्थापन वैगनर, सागल नितल प्रश्न, हैरी हैस, प्लेट विवर्तनिकी, मार्गन। और ये बिल्कुल सही है। ये सिद्धांत है किसके द्वारा दिए गए थे? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था वैगनर ने। सागर नितल प्रश्न, प्रसरण हैरी हैस, और प्लेट विवर्तनिकी, मार्गन। तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में मानव जनित कारक है जलवायु परिवर्तन में योगदान देते। कौन से मानव जनित कारक हैं जो क्लाइमेट चेंज में योगदान देते हैं? संसाधनों का दुरुपयोग, नगरीकरण एवं तीव्र औद्योगिकरण, ये भी सही है। ईंधन का ह्रास, ये भी सही है। निवर्णीकरण, ये भी सही है। समताप मंडल में ओजोन ह्रास, ये भी सही है। तापमान में वृद्धि, ये भी सही है। वातावरण में CO2
ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में वृद्धि, ये भी सही है। तो ये सभी मानव जनित कारक है जिनसे जलवायु परिवर्तन होता है। और देख लेते हैं संसाधनों का दुरुपयोग, नगरीकरण और तीव्र औद्योगिकरण, ईंधन का ह्रास, निवर्णीकरण, सब तापमंडल में ओजोन का ह्रास, तापमान में वृद्धि और जो है तापमान में वृद्धि और समतापमंडल वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में वृद्धि। तो ये सभी इसके कारण है, ये सभी मानव जनित कारक हैं जो कि क्लाइमेट चेंज में योगदान देते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन का इनकरेक्ट बताना है हमें। देखते हैं। क्षोभ मंडल में पृथ्वी की सतह के करीब के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं। ये कह रहा है जो क्षोभ मंडल है, सबसे निचला स्तर है, वहां पर क्षोभ मंडल में पृथ्वी की सतह के करीब के वातावरण के औसत तापमान, जो वातावरण का औसत तापमान है उसमें जब वृद्धि हो जाती है तो उसी को भूमंडलीय तापन कहते हैं। दूसरा है मानव क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित हरित गृह गैसों में वृद्धि के परिणामता उत्पन्न ताप वृद्धि को वैश्विक तापन कहते हैं। और मानव क्रियाओं द्वारा जो उत्सर्जित मानव द्वारा क्रियाएं होती हैं उसके द्वारा जो उत्सर्जन होता है हरित गृह गैसों का, तो जब उसमें वृद्धि होती है तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये जो ताप वृद्धि है ये जो है ग्लोबल वार्मिंग का कारण बढ़ती है। मानव क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित हरित गृह गैसों में जब वृद्धि होती है तो उसका परिणाम क्या होता है? वैश्विक तापन। तो ये दूसरा कथन है और हमें बताना है कि कौन सा असत्य है। कोई भी असत्य नहीं है, दोनों ही बिल्कुल सही है। तो ना तो पहला ना ही दूसरा। आइए अगला देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि ये देखना है कि ये किसके ये जो कथन दिए गए हैं प्राकृतिक हरित गृह प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखते हैं क्या है। हरित गृह गैसें जो कि वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं, हरित गृह प्रभाव हेतु जिम्मेदार होती हैं। हरित गृह गैसें ये जो वातावरण में मतलब प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, ये क्या हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार होती हैं। दूसरा कथन है ये पृथ्वी की सतह गर्म एवं रहने योग्य बनाती है। और यही जो क्या करती है, जो पृथ्वी की सतह है उसको गर्म और रहने योग्य बनाती है। इसका प्रभाव पृथ्वी को माध्य तापमान 15 डिग्री सेल्सियस पर गर्म रखता है। इसका जो प्रभाव होता है ये हरित गृह गैसों का पृथ्वी को मध्यम तापमान यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस पर रखता है। और इन गैसों की अनुपस्थिति में, अगर ये गैसें अनुपस्थित है तो पृथ्वी का जो मध्यम तापमान है वो -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ये दूसरा कथन है। तीसरा है वातावरण में इनकी सांद्रता में बढ़ोतरी से अवरक्त विकिरण ज्यादा अवशोषित होगी, इससे हरित गृह प्रभाव में कमी होती है। तो ये सभी कथन थे। हमें क्या करना है, इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। 1 और 2 सही है, तीसरा कथन गलत है। क्यों? क्योंकि वातावरण में जब इनकी सांद्रता में बढ़ोतरी होगी तो ये अवरक्त विकिरण का जब ज्यादा अवशोषण करेंगी तो इससे हरित गृह प्रभाव में कमी नहीं जबकि इसमें वृद्धि होगी, ना कि कमी होगी। तो इसीलिए ये तीसरा कथन गलत है। बाकी पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। और ग्रीन हाउस गैसेस प्राकृतिक और मानव जनित दोनों प्रकार की होती हैं। ये इंफ्रारेड रेडिएशन को अवशोषित करती हैं और पुनः छोड़ती हैं, ये इनका काम होता है। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। हरित गृह गैसें हैं, हमें बताना है इसमें से कौन सी हरित गृह गैसें हैं। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देखना है कौन सी हरित गृह गैसें हैं। ये उपरोक्त सभी हरित गृह गैसें हैं। कई बार ऐसा प्रश्न पूछता है, नाम दे देगा और पूछेगा कि हरित गृह गैसें कौन सी हैं, तो हमें जानना चाहिए कि कौन सी हरित गृह गैसें हैं। तो ये सभी हरित गृह गैसें हैं। चलिए अगले पे आते हैं। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी हैं। आइए अगले पे आते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। जलवाष्प वायुमंडल में सबसे अधिक परिवर्तनशील गैस है। जलवाष्प वायुमंडल में सबसे अधिक परिवर्तनशील गैस है।
तथा असमान वितरण वाला घटक है, असमान वितरण वाला घटक है। ऊंचाई के साथ इसकी मात्रा में कमी आती रहती है। दूसरा है जलवाष्प पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर कार्बन डाइऑक्साइड की भांति हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करता है। इसका काम ये क्या करता है, पार्थिव विकिरण को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है और CO2 की ही तरह ये हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करता है। तीसरा कथन है मानव जलवाष्प उत्सर्जन हेतु प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। मानव जलवाष्प उत्सर्जन के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं होता है। पहली बात ये पहला कथन तो ये तीसरा कथन गलत हो गया। अगला देखते हैं आगे क्या बोल रहा है ये। हालांकि इसकी मात्रा में बढ़ोतरी में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हरित गृह गैसें भी हैं, जिससे पौधों के वाष्पोत्सर्जन दर में तेजी आती है। बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसलिए गलत हो गया कथन। ये कह रहा है कि मानव जलवाष्प उत्सर्जन हेतु प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार, ये प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होता है। इसकी मात्रा जो होती है जलवाष्प की, उसमें बढ़ोतरी होती है जब, तो CO2 और अन्य जो हरित गृह गैसें होती हैं उन जिनसे पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर बढ़ जाती है। तो ये तीसरा वाला कथन गलत हो गया। चौथा देख लेते क्या, जलवाष्प हवा में स्थायी नहीं रह सकता। बिल्कुल, ये परिवर्तनशील गैस है और ये हवा में स्थायी नहीं रहती। जो जल चक्र होता है, ये जल चक्र द्वारा जल भंडारों, वर्षा और हिम के रूप में परिवर्तित होती रहती है। तो ये सभी कथन सही थे, तीसरा गलत था क्योंकि ये प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से मानव जो है इसके उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होता है, अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक प्राथमिक हरित गृह गैस है जिसका वैश्विक तापन में 60% योगदान है। यह मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित होती है। ये मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित होती है और ग्लोबल वार्मिंग में इसका जो योगदान है 60% है। दूसरा है CO2 वातावरण में प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के कार्बन चक्र के रूप में मौजूद रहती है। यह ताप अवशोषक गैस है। वातावरणीय CO2 में कोई परिवर्तन वातावरण के तापमान में परिवर्तन नहीं कर सकता है। ये दूसरा वाला कथन गलत है। क्यों? क्योंकि वातावरण में CO2 में कोई भी परिवर्तन वातावरण का जो टेम्परेचर होता है उसमें परिवर्तन करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये नहीं करता है। तो इसीलिए दूसरा कथन गलत हो गया। पहला बिल्कुल सही है कि CO2 एक प्राथमिक हरित गृह गैस है। इसका ग्लोबल वार्मिंग में जो योगदान है वो 60% है। ये मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित होती है। अगला देखते हैं, मीथेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कौन सा है, गलत कौन सा है, देखते हैं। मीथेन गैस का वैश्विक तापन में 20% योगदान है। यह वातावरण में CO2 की अपेक्षा कम मात्रा में मौजूद है, परंतु इसका महत्व अधिक है। इसका जो ये है मतलब मीथेन गैस का वैश्विक तापन में योगदान 20% है। इसका जो वातावरण में मात्रा है वो CO2 की अपेक्षा कम है, लेकिन इसका महत्व जो है उससे अधिक है। ये पहला कथन है। दूसरा है, यह अवरक्त किरणों के अवशोषण में CO2 की अपेक्षा 20 से 30 गुना ज्यादा है। यह अवरक्त किरणें जो होती हैं उनका जो अवशोषण करती है ये, तो CO2 की अपेक्षा ये 20 से 30 गुना ज्यादा कर लेती है। तीसरा है, मीथेन अपूर्ण अपघटन का उत्पाद है और अनाक्सी दशाओं में मिथेनोजोन जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होती है। अपूर्ण अपघटन जो होता है उस उत्पाद है ये मीथेन, और अनाक्सी दशाओं में मिथेनोजोन जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होती है। ये भी सही है। देखते हैं चौथा कथन, केवल मीठे जल वाली आर्द्र भूमि से मीथेन का उत्सर्जन होता है क्योंकि कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीजन के अभाव में अपघटन होने से मीथेन का उत्पादन होता है। केवल मीठे जल वाले आर्द्र भूमि में मीथेन का उत्सर्जन होता है, ये गलत है, क्योंकि इसका उत्सर्जन जो है ये जो चरने वाले पशु होते हैं, आर्द्र भूमि होती है, धान के बाढ़ग्रस्त धान के खेत होते हैं, इन सभी जगह पे इसका उत्सर्जन होता है। तो केवल मीठे पानी जल वाले आर्द्र भूमि में मीथेन का उत्सर्जन होता है, इसलिए ये चौथा कथन गलत है।
बाकी ये बिल्कुल सही है कि कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीजन के अभाव में अपघटन होने से मीथेन का उत्पादन होता है। कार्बनिक पदार्थों का जब ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन अनुपस्थित हो तब अपघटन होता है, तो इसी से मीथेन का उत्पादन होता है। अगले पे देखते हैं। मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है दीमक, बाढ़ग्रस्त धान के खेत, आर्द्र भूमि, चरने वाले जानवर, कोयला खनन, तेल तथा प्राकृतिक गैस हेतु खनन। हमें बताना है कैसे मीथेन गैस का उत्सर्जन कैसे होता है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा यानी बाढ़ग्रस्त धान के खेत, आर्द्र भूमि, चरने वाले जानवर या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी से होता है। तेल और प्राकृतिक गैस हेतु जो खनन होता है उससे, चरने वाले जानवर और जो जुगाली करते हैं, कोयला खनन, आर्द्र भूमि, बाढ़ग्रस्त धान के खेत और दीमक, इन सब से ही मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। ये सभी उत्तर आइए। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। मीथेन निम्न ताप और उच्च दाब पर जल के अणुओं से घिसकर, मीथेन क्या होता है, निम्न कम टेम्परेचर होगा और हाई प्रेशर होगा, यानी लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जल के अणुओं से घिसकर क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बर्फ के समान जमती है और जिसे मीथेन हाइड्रेट कहते हैं, जिसे मीथेन हाइड्रेट कहते हैं। तो मीथेन हाइड्रेट किसे कहते हैं? मीथेन जब क्या करती है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जल के अणुओं से घिसकर क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बर्फ के समान जम जाती है, तो इसे ही मीथेन हाइड्रेट कहते हैं। दूसरा है, मीथेन हाइड्रेट की विशाल मात्रा आर्कटिक टुंड्रा और समुद्र अधस्थल के नीचे पाई जाती है तथा ग्लोबल वार्मिंग के कारण इन निक्षेपों से मीथेन का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। जब ये बर्फ में रहेगी तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा कि वैश्विक तापन से क्या होगा कि वो जब पिघलेगा तो ये जो निक्षेप है यहाँ पे मीथेन के, वो क्या होंगे, वो निर्मुक्त होंगे वहां से। ये दूसरा कथन है। तीसरा है, मीथेन हाइड्रेट ज्वलनशील है, इसे फायर आइस या जलती बर्फ भी कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि मीथेन हाइड्रेट को और क्या कहते हैं, तो इसे फायर आइस और जलती बर्फ भी कहते हैं। भारत में कृष्णा गोदावरी बेसिन में इसके भंडार मौजूद है। कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी इसके भंडार मौजूद है। तो ये सभी कथन बिल्कुल सही हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है? फ्लोरिनेटेड गैस, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जो है नाइट्रस ऑक्साइड, इसे ही लाफिंग गैस कहते हैं। ये वातावरण में प्राकृतिक रूप से मौजूद होती है और ग्लोबल वार्मिंग में इसका जो योगदान है वो 6% है। अगला है, वातावरण में इसका उत्सर्जन ओजोन विघटनकारी पदार्थों के प्रतिस्थापन के रूप में तथा कई औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे एल्युमिनियम और अर्धचालक के निर्माण द्वारा होता है। ये पहला कथन है। दूसरा है, अधिकांश गैसों की अन्य हरित गृह गैसों की अपेक्षा उच्च वैश्विक तापन क्षमता होती है। ये कथन दिए गया, हमें बताना है किसके संदर्भ में है। तीसरा कथन है, ये सबसे प्रबल और दीर्घजीवी प्रकार की गैस है जो मानव क्रियाकलापों द्वारा उत्सर्जित होती है। इसका उत्सर्जन विघटनकारी पदार्थों के प्रतिस्थापन के रूप में और कई औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे एल्युमिनियम और अर्धचालक के निर्माण द्वारा होता है। और अधिकांश गैसों की अन्य हरित गैसों की अपेक्षा ये उच्च वैश्विक तापन क्षमता होती है। इसमें यह सबसे प्रबल और दीर्घजीवी प्रकार की गैस है जो मानव क्रियाकलापों द्वारा उत्सर्जित होती है। किसके संदर्भ में कथन है, देखते हैं। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इसमें से कौन सा होगा? HFCS यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, PFCS और सल्फर हेक्साफ्लोराइड SFC। 1, 2, 3, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। पहला, दूसरा और तीसरा ही है जो जिसके संदर्भ में ये कथन कहे गए थे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।